गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास की ज्योग्राफी और चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये आपकी ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले की वीडियो लेक्चर में मैंने आपको वाटर रिसोर्सेज के बारे में बताया था। बेसिकली इस चैप्टर में हमें आपका जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड कराई गई थी। आपके नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? लैंड होता है, सॉइल होती है और नेचुरल आपका वेजिटेशन होती है और वाइल्ड लाइफ। ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो नेचर के द्वारा हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। और इन सब की इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ के अंदर, किस तरह से हम इनको यूज करते हैं और किस तरह से हम इनके ऊपर डिपेंड है और किस तरह से हमें नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए, ये सारी नॉलेज हमें इस चैप्टर के अंदर प्रोवाइड की गई है। तो डेफिनेटली जो नॉलेज चैप्टर के अंदर प्रोवाइड की है आपने उसको गेट किया होगा वीडियो लेक्चर के थ्रू। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है उसके बारे में हम जानेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या होता है और किस तरह से इसकी इंपॉर्टेंस ह्यूमन बींग्स के लिए और ह्यूमन बींग्स की इनके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, किस तरह से ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंड होते हैं। अंडरस्टैंड? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि अर्थ की 3 जो रिलेम्स होती हैं वो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। ठीक है, अब ये सब मिलकर एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराती हैं, एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम प्रोवाइड कराती हैं। जहां पर ये 3 लेयर मिल जाती हैं, रिले मिल जाते हैं, उन्हीं को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। अंडरस्टैंड? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर जहां पर मिल जाते हैं उसी को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। और लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बिना आपका जो लाइफ है, या किसी भी वाइल्ड एनिमल की लाइफ हो या किसी भी वेजिटेशन की लाइफ हो या ह्यूमन बींग्स की लाइफ हो, वो इजीली सरवाइव नहीं कर पाएगी, जीवन ही उसको नहीं मिलेगा। तो ये तीनों रिले मिलकर हमें एक बायोस्फीयर बनाते हैं और उस बायोस्फीयर में ही हमें जीवन मिलता है। अंडरस्टैंड? और बायोस्फीयर के अंदर जितनी भी थिंग्स होती हैं, आपकी नेचुरल वेजिटेशन हो या वाइल्ड लाइफ हो या कोई और थिंग्स हो, वो सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड होती हैं। ठीक है, और जहां पर ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम मिलता है, जहां पर हम एक दूसरे की लाइफ को सपोर्ट करते हैं, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। अंडरस्टैंड? तो इकोसिस्टम के अंदर आपके बायोटिक, अबायोटिक बहुत सारी थिंग्स आती हैं और हम इन सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंड होते हैं। जो बायोटिक है, अबायोटिक, ये सब क्या है? एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड होते हैं। अब नेचुरल वेजिटेशन है, जैसे कि हम नेचुरल वेजिटेशन पर हम किस तरह से डिपेंड होते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन पर हम ब्रेथ लेने के लिए डिपेंड होते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। और सेम कंडीशन उधर होती है कि वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन जितनी भी आती है उस पर आपका ह्यूमन बींग्स और वाइल्ड एनिमल है वो आपके डिपेंड होते हैं। तो इस तरह से इन सबके बीच में एक रिलेशन बन जाता है ताकि हम एक दूसरे की लाइफ को सपोर्ट प्रोवाइड करा सकें। तो अंडरस्टैंड? दैट इज द क्लियर। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है। देखिए, नेचुरल वेजिटेशन जो होती है वो नेचर के द्वारा ग्रो की जाती है। ऐसी वेजिटेशन जो नेचर के द्वारा ग्रो की जाए, जिसको बिना एफर्ट के वो अपने आप ही ग्रो हो, उसी को हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। अंडरस्टैंड? अब नेचुरल वेजिटेशन जो आपकी होती है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है ह्यूमन बींग्स की लाइफ में बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन में सबसे बड़ी बात होती है कि इसके अंदर आपका जो जितने भी वाइल्ड लाइफ होती है उनका हैबिटेट होता है। जितने भी आपके एनिमल होते हैं उनका हैबिटेट होता है, उसमें वो क्या करते हैं? रहते हैं। अंडरस्टैंड? उसके साथ साथ जितना भी ह्यूमन बींग्स हैं वो कहीं ना कहीं आपका नेचुरल वेजिटेशन पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? कि नेचुरल वेजिटेशन जो होती है वो हमारे लिए एक फ्रेश एयर प्रोवाइड कराती है। हम नेचुरल वेजिटेशन पर ब्रेथ के लिए डिपेंड होते हैं कि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है,
बायोस्फीयर में रहने के लिए। और उसी तरह से पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। सेम कंडीशन में वो क्या करते हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं। तो इस तरह से नेचुरल वेजिटेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथ के साथ नेचुरल जो वेजिटेशन होती है वो हमें फूड प्रोवाइड कराती है। जो भी हमारा फूड होता है वो नेचुरल वेजिटेशन से ही आता है, चाहे वो एग्रीकल्चर के थ्रू है, चाहे वो आपके फॉरेस्ट के थ्रू है। तो नेचुरल वेजिटेशन ह्यूमन बींग्स की लाइफ को सर्वाइव कराने के लिए हमें एक लार्ज क्वांटिटी में फूड का प्रोडक्शन करती है, फूड प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा क्या होता है कि एक्ट एज द शेल्टर बेल्ट। जो नेचुरल वेजिटेशन होती है वो एक शेल्टर बेल्ट के रूप में एक्ट करती है। मींस नेचुरल वेजिटेशन में आपका ह्यूमन बींग्स भी और जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो भी वहां पर रहते हैं, उनका वो आवास होता है। अब उसके बाद आता है हेल्प इन स्टोरेज बाय द अंडरग्राउंड वाटर। जितनी भी आपकी नेचुरल वेजिटेशन होता है, मैंने वाटर रिसोर्सेज में आपको पढ़ाया था कि ये अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करने में आपकी हेल्प करती है। जितने भी आपके फॉरेस्ट होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, रेन कराने में हेल्प करते हैं और उसी से आपकी अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अंडरस्टैंड। उसके बाद इसमें आता है कि गिव्स अस फ्यूल, फॉडर, मैनोर, मेडिसिनल हर्ब, गम, रेजिन, नेचुरल डाइज, फ्रूट, नट्स, लेटेक्स, पल्प टू मेक पेपर एक्सेट्रा। अब देखिए ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव करने के लिए या डेली लाइफ में जितनी भी थिंग्स की हमें आवश्यकता होती है वो सभी हमारे नेचुरल वेजिटेशन पर डिपेंड करती है। जैसे क्या कि हमें वो फ्यूल देते हैं, फ्यूल हमें हमारे पशुओं के लिए, कैटल्स के लिए वो क्या देते हैं, फॉडर देते हैं। जितना भी जो खाद वगैरह होता है उनकी पत्तियों से, लीफ से भी खाद बनाया जाता है, मैन्योर जिसको हम बोलते हैं, वो भी हमें नेचुरल वेजिटेशन से प्रोवाइड होता है। इसके बाद आपका जितने भी मेडिसिनल हर्ब्स हैं, जैसे आपका तुलसी का प्लांट है, आपका एलोवेरा है, आपका टर्मरिक है, वो सब क्या है, नेचुरल वेजिटेशन है। तो ये नेचुरल वेजिटेशन के थ्रू ही हमें क्या होता है, हमें मेडिसिनल हर्ब, बहुत सारी मेडिसिन भी हमें नेचुरल वेजिटेशन से ही मिलती हैं। इसके बाद हमें गम है, रेजिन है और नेचुरल जो डाइज है, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं और हमारा लेटेक्स है, पल्प है और हमारे डेली यूजेस के लिए जो पेपर है जो हम राइट करने के लिए यूज करते हैं या अखबार के फॉर्मेट में या बुक्स के फॉर्मेट में, नोटबुक के फॉर्मेट में हम उसको यूज करते हैं, वो सब आपका नेचुरल वेजिटेशन से ही हमें प्रोवाइड होता है। तो इस तरह से नेचुरल वेजिटेशन का हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा एक रोल होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है हमारी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। अब जो नेचुरल वेजिटेशन है वो जो ग्रो करती है, उसको ग्रो करने के लिए कुछ कंडीशन होती हैं। जहां पर ज्यादा रेन होती है वहां पर हम फॉरेस्ट देखते हैं। फॉरेस्ट के फॉर्मेट में आपकी जो नेचुरल वेजिटेशन है वो ग्रो कर जाती है। जहां पर 200 से ज्यादा रेन होती है वहां के जो ट्रीज होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं और उनकी जो लीव्स होती हैं वो भी बड़ी होती हैं। अंडरस्टैंड। और वो ज्यादा ग्रीन होते हैं, एवरग्रीन होती हैं वो। क्यों? क्योंकि वहां पर ज्यादा रेन होती है और उनकी जो लीव्स होती हैं वो थ्रू आउट ऑफ द ईयर ग्रीन बनी रहती हैं। और इसके अलावा जो ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहां पर आपकी रेन बहुत कम होती है, उस एरिया में आपकी जो ट्रीज की हाइट है वो कम होती है, तो वो एक ग्रास लैंड के रूप में ग्रो करते हैं। ट्रीज की हाइट ज्यादा बड़ी नहीं होती है तो वो एक ग्रास लैंड के फॉर्मेट में ग्रो करते हैं। ऐसे एरिया को हम ग्रास लैंड बोलते हैं। अंडरस्टैंड। फॉरेस्ट कैसे एरिया को बोलते हैं, जैसे अमेज़न का फॉरेस्ट, अमेज़न फॉरेस्ट है, वहां पर ज्यादा रेन होती है, वहां पर बड़े बड़े ट्रीज आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेन ज्यादा होती है तो पेड़ों की हाइट भी आपकी रेन के साथ साथ इंक्रीज होती है। वहां की जो सॉइल होती है उसमें ज्यादा मॉइस्चर होता है जो पेड़ों को, ट्रीज को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ऐसे एरिया जहां पर मॉडरेट रेन होती है तो वहां पर ट्रीज की हाइट ज्यादा नहीं बढ़ पाती है और ऐसे एरियाज में ग्रास ज्यादा ग्रो करती है, तो उस एरियाज को हम ग्रास लैंड बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका ऐसा एरिया जैसे डेजर्ट है, राजस्थान का एरिया है जहां पर डेजर्ट जाता है, या हरियाणा का कुछ पार्ट है जहां पर डेजर्ट है, तो वहां पर बहुत ही कम
रेन होती है। 10 सेंटीमीटर से भी 20 सेंटीमीटर से भी कम रेन वहां पर होती है। तो ऐसे एरिया में आप जो आपकी स्कार्ब हैं, जो झाड़ियां हैं आपकी, वो आपको देखने को मिलती हैं। तो ऐसे एरियाज में आपको जो आपका कैक्टस है वो आपको देखने को मिलेगा, और वहां पर ट्रीज की जो लीफ होती हैं वो एक थॉर्नी हो जाती हैं, यानी कांटे के फॉर्मेट में हो जाती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको वाटर का इवेपोरेशन ना करना पड़े, क्योंकि लाइफ को सरवाइव करने के लिए प्लांट को क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो इसलिए उनकी जो लीफ है वो थॉर्नी हो जाती हैं, उनके फॉर्मेट में वो हो जाती हैं। अंडरस्टैंड। तो इस तरह के 3 फॉरेस्ट हमारे पास होते हैं। पहला होता है फॉरेस्ट के फॉर्मेट में वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन 3 फॉर्मेट में होती है। पहला क्या है आपका फॉरेस्ट के फॉर्मेट में, हम देख सकते हैं उसको कि जहां पर ज्यादा रेन होती है वहां पर बड़े बड़े ह्यूज हमें ट्रीज देखने को मिलती है, हम उसको फॉरेस्ट बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका ग्रासलैंड, जहां पर ज्यादा आपकी रेन नहीं होती है तो वहां पर ग्रास ज्यादा ग्रो कर जाती है और पेड़ों की हाइट छोटी हो जाती है, उसको हम ग्रासलैंड के फॉर्मेट में देखते हैं। और उसके बाद आता है आपका डेजर्ट वेजिटेशन, जहां पर ज्यादा रेन नहीं होती है, बहुत ही कम रेन होती है, तो वहां के जो पेड़ पौधे जो है बहुत कम ग्रो कर पाते हैं और कांटेदार होते हैं। अंडरस्टैंड। उसके बाद आपका आता है फोर्थ में आपका आता है टूंड्रा। तो टूंड्रा एक ऐसी वेजिटेशन होती है जो आपके पोलर रीजन में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इन रीजन में ज्यादा स्नो होती है, तो ना तो ज्यादा रेन होती है और ना ही वहां की सॉइल ऐसी होती है कि वहां पर इजीली आपका प्लांट जो या ग्रास जो आपकी ग्रास है वो ग्रो कर सके। तो टूंड्रा वेजिटेशन आपकी स्नो के ऊपर एक छोटे फॉर्मेट में वहां पर ग्रो करती है। अंडरस्टैंड। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो मोस्टली 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट और उसके बाद होता है डिसिडुअस फॉरेस्ट। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट ऐसा फॉरेस्ट होता है जहां पर पूरे साल बारिश होती है। जैसे इंडिया का जो कोस्टल प्लेन है उसमें आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको पाए जाते हैं। जैसे आपका मेघालय का रीजन है, सिक्किम का रीजन है, यहां पर क्या है ज्यादा रेन होती है। आपका जो भी कोस्टल प्लेन का एरिया है वहां पर क्या मिलते हैं आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि हाई रेन वहां पर होती है। 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल वहां पर होती है, तो उनकी हाइट भी अच्छी होती है। तो ऐसे एरिया जहां पर ज्यादा रेनफॉल होती है इंडिया में या वर्ल्ड में, तो वहां के फॉरेस्ट को हम एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं, क्योंकि ये पूरे साल भर एवरग्रीन होते हैं, ग्रीनरी में बनी रहती है और ये अपनी लीफ को शेड नहीं करते हैं। अंडरस्टैंड। उसके बाद आता है डिसिडुअस फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट जहां पर रेन बहुत कम होती है और ये अपनी जो लीफ है उनको शेड कर देते हैं, इनको गिरा देते हैं। तो ऐसे ट्रीज को हम, ऐसे फॉरेस्ट को हम, ऐसे प्लांट को हम डिसिडुअस फॉरेस्ट के फॉर्मेट में देखते हैं। अंडरस्टैंड। तो अब इसके बाद बात करते हैं हम आपका वाइल्ड लाइफ की। तो वाइल्ड लाइफ भी देखिए हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किस तरह से वाइल्ड लाइफ की जो इंपॉर्टेंस है वो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज्यादा है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको लगता होगा कि जो इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनको क्या जरूरत है प्रोटेक्ट करने की, या किस तरह से ये हमारी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए समझने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए जितने भी आपके फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जितने भी आपके वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे कि आपकी जो वाइल्ड लाइफ में हम इंक्लूड किस किस को करते हैं पहले वो समझ लेते हैं। तो वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म। ठीक है, जितने भी आपके बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उन सब को हम वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड करते हैं। तो दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। इंसेक्ट लाइक बीज provide the honey, help in pollination of flower and have an important role to play as decomposer in the ecosystem। अब जो आपकी बफेलोज होती हैं, काउज होती हैं, वो आपके लिए मिल्क प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, तो कितना ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट होता है कि विदाउट काउ, बफेलोज, गॉट, आप इनके बिना अपनी लाइफ में जो मिल्क है जो आप डेली मॉर्निंग में लेते हैं उसको आप गेट नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आपकी जो इंसेक्ट में आपकी हनी बीज आती है, तो वो क्या करती है, जितनी भी बीज होती हैं वो आपके लिए हनी प्रोवाइड कराती हैं, वो आपके लिए हनी बनाती हैं और उस हनी को हम अपनी शुगर के फॉर्मेट में हम उसको यूज करते हैं। इसके साथ साथ जितने भी छोटे मोटे इंसेक्ट होते हैं या हनी बीज होती है वो आपके फ्लावर्स के अंदर जो पॉलिनेशन होता है
उसमें भी हमारी बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। तो इस तरह से वाइल्ड लाइफ, जो जितने भी वाइल्ड लाइफ है, जो वाइल्ड एनिमल है, उनका भी हमारी जो डेली लाइफ में या पूरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। अंडरस्टैंड। उसके बाद आता है आपका जैसे कि वल्चर है, ड्यू टू द इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लिव स्टॉक एज अ स्कैवेंजर एंड कंसिडर एज वाइटल क्लीनर ऑफ द इन्वायरमेंट। अंडरस्टैंड। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी आपके डिकम्पोजर होते हैं, डिकम्पोजर का मतलब क्या होता है, जो भी आपके सड़े गले लाइव स्टॉक होते हैं, एनिमल होते हैं, जब वो सड़ जाते हैं उनको खाने का जो वर्क करता है वो आपका वल्चर करता है, वो आपका गिद्ध करता है। ठीक है। और इससे इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन करता है। अंडरस्टैंड। अब बहुत से, तो ये सब जो चीजें हैं ये हमारी इकोसिस्टम को बैलेंस रखती है, ताकि हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें डिसबैलेंस पैदा ना हो। अब जब हम वाइल्ड लाइफ को क्या कर देते हैं, उसको ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं, उसको हानि पहुंचाते हैं, उसको हम उसका हंट करते हैं या हम उसकी पोचिंग करना शुरू करते हैं वाइल्ड एनिमल की, तो डेफिनेटली ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा डेंजर थिंग्स हो जाती है। तो इन चीजों को हमें स्टॉप करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि वाइल्ड लाइफ और जो आपका वाइल्ड लाइफ है और नेचुरल वेजिटेशन को किस तरह से हम प्रोटेक्ट करें, उसका कंजर्वेशन क्यों करें। तो मैंने आपको बताया कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो डिपेंड करती है हमारे ऊपर, और हम नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं ब्रेथ लेने के लिए, शेल्टर के लिए, अपने फूड्स के लिए। ठीक है। और अपना जो भी हमारे एनिमल है वो फॉर्डर के लिए डिपेंड करते हैं। और वाइल्ड लाइफ जो जितने भी आपके इंसेक्ट हैं, जितने भी आपके एनिमल हैं, वो उस पर भी हम डिपेंड करते हैं। आपकी हनी प्रोवाइड कराती है, पॉलिनेशन में हेल्प करती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज हैं या थिंग्स हैं जिनको हम एक दूसरे के बिना नहीं कर सकते। अब इकोसिस्टम में बैलेंस रखने के लिए हमें आपका जो वाइल्ड लाइफ है और नेचुरल वेजिटेशन है उसका कंजर्वेशन करना पड़ेगा, उसको हम कंजर्व करेंगे, तभी जाके हम अपना जो लाइफ है उसको इजीली सरवाइव कर सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। तो किस तरह से हम कर सकते हैं, अब उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से ऐसे मेथड हैं या गवर्नमेंट ने कौन कौन से ऐसे स्टेप लिए हैं जिनके थ्रू हम वाइल्ड लाइफ को और नेचुरल वेजिटेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम आपकी वाइल्ड लाइफ की किस तरह से हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जितने भी आपकी वाइल्ड लाइफ है, हमने जितनी भी नेचुरल वेजिटेशन का उसका डिफॉरेस्टेशन करना शुरू कर दिया। और डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है कि हमारे जितनी भी वाइल्ड लाइफ है उसका हैबिटेट होता है आपका नेचुरल वेजिटेशन। जितने भी फॉरेस्ट होते हैं वहां पर आपके एनिमल रहते हैं। अब जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं आप मंकीज का, हमने पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया और जिसके चलते जितने भी आपके मंकीज हैं या अदर और भी आपके ऐसे एनिमल्स हैं जो आपके फॉरेस्ट में रहते हैं, वो आपके शहरों की तरफ, गांवों की तरफ आ गए और उन्होंने ह्यूमन बींग्स की लाइफ को बहुत ज़्यादा एक ट्रबल में डाल दिया, एक बहुत ज़्यादा उसमें डिस्टरबेंस पैदा कर दिया है। अब इसका जो खामियाजा है वो नेचर को ही भुगतना है। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स हैं उसी ने ही इनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉयड किया है। हमने ज़्यादा क्वांटिटी में डिफॉरेस्टेशन किया है जिसकी वजह से हमने वाइल्ड लाइफ को डिस्टरबेंस किया है, उनमें हमने उनके जो हैबिटेट हैं उनको हमने डिस्ट्रॉयड किया है। ठीक है। तो इस वजह से जो ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं अब डेंजर में आती हुई नजर आती है। अब इनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए? इंडिया के अंदर देखिए, नेचुरल वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए वन महोत्सव मनाया जाता है कि आप वन महोत्सव के फॉर्मेट में अपने पूरा वीक उसको सेलिब्रेट करेंगे। और उस सेलिब्रेशन में क्या होगा कि आप अपने कम्युनिटी में, आपके सिटी में जाएंगे और जहां पर आप रहते हैं वहां पर आप प्लांटिंग करेंगे, आप प्लांट लगाएंगे ताकि हम वेजिटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें और हम अपनी लाइफ को इजीली सरवाइव कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके वाइल्ड लाइफ है वो भी प्रोटेक्ट हो सके और हम खुद भी प्रोटेक्ट हो
सकें। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे ट्रीज, ऐसे प्लांट को काटने पर बैन लगाया है कि आप उन प्लांट को काट नहीं सकते। यदि आप उन प्लांट को काटेंगे तो आपको डेफिनेटली जेल हो जाएगी। तो इस तरह के कुछ लॉ बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा कि आप फॉरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा उसका डिफॉरेस्टेशन ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका एफॉरेस्टेशन करें ताकि लाइफ को इजीली सर्वाइव किया जा सके। अंडरस्टैंड। उसके बाद जो हमारा वाइल्ड लाइफ था, तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्री के अंदर जो हंटिंग होती थी, जो पोचिंग होती थी, उसको स्टॉप किया गया। देखिए हंटिंग और पोचिंग में क्या होता है, डिफरेंट होता है। हंटिंग हम उसको बोलते हैं जब हम किसी भी एनिमल का शिकार शौक के लिए करते हैं तो उसको हम हंटिंग बोलते हैं। लेकिन पोचिंग क्या होती है, पोचिंग का मतलब होता है जब किसी वाइल्ड एनिमल का शिकार या हंटिंग हम उसको बेचने के लिए करते हैं, उसकी सेलिंग के लिए करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, उसको हम पोचिंग बोलते हैं। तो इंडिया के अंदर हंटिंग और पोचिंग दोनों ही लार्ज क्वांटिटी में होती थी। गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगाया। पोचिंग में आपके जितनी भी आपका लॉयन है, आपका एलिफेंट है, इनकी जो स्किन है या इनकी जो एलिफेंट की जो आपके टस्क होते हैं, दांत होते हैं, वो मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे सेल किए जाते हैं और इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो जब किसी चीज़ की ज़्यादा डिमांड हो जाएगी, जैसे लॉयन की स्किन की ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी या आपका जो एलिफेंट के टस्क हैं उनकी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, तो लोग इनको अपने अर्निंग का एक रिसोर्स बना लेंगे। और लोगों ने ऐसा किया जिससे हमारे एलिफेंट, हमारे लॉयन और जैसे हमारा राइनासोर्स है, उसका जो सींग होता है, उसकी जो नोज पे होता है, उसको भी लार्ज क्वांटिटी में लोगों ने मारकर उसके सींग को सेल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो एंडेंजर्ड होती चली गई। कुछ ऐसे एनिमल हो गए जो एंडेंजर्ड की सीरीज में आ गए। अंडरस्टैंड। और हम लगातार उनकी पोचिंग करते रहे अपने बेनिफिट के लिए, अपनी लार्ज क्वांटिटी में अपनी मनी को अर्न करने के लिए। तो इस तरह से हमने वाइल्ड लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड कर दिया। अब गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया, कुछ लॉ बनाए, कुछ बायो रिजर्व बनाए, कुछ सेंचुरीज बनाई ताकि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको पोचिंग और हंटिंग को कंप्लीटली स्टॉप किया जा सके। क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम में बैलेंस बना रहे। अब जो आपकी 1972 में एक एक्ट लाया गया, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया के अंदर, और उसमें जो भी आप वाइल्ड एनिमल को यदि आप हंटिंग करते हो, यदि आप उसकी पोचिंग करते हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है और आप यदि ऐसा करते पकड़े जाते हैं तो आपको जेल हो सकती है। तो ये जो लाया गया था एक्ट, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, इंडिया के अंदर 1972 में लाया गया था ताकि वाइल्ड लाइफ को हम अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सकें। अंडरस्टैंड। तो इसके साथ साथ बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के अंदर खोले गए ताकि जो नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ को उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। जैसे आपका नंदा देवी उत्तराखंड में ओपन किया गया, आपका गल्फ ऑफ मन्नार है जो तमिलनाडु में है, इसके साथ साथ आपका सुंदरबन जो डेल्टा है, सुंदरबंस वेस्ट ऑफ बंगाल में, ये क्या है आपका बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। ये मतलब इंडिया के कुछ ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जहां पर आपकी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है। अंडरस्टैंड। उसके बाद जो पॉपुलर नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज है इंडिया के अंदर, जिसमें आपकी कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, कान्हा नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है और आपका ग्रीन नेशनल पार्क आपका गुजरात में है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टेप था वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया ताकि हम वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन को प्रोटेक्ट कर सकें, उसका कंजर्वेशन कर सकें और इकोसिस्टम में बैलेंस रख सकें, क्योंकि हम सब इकोसिस्टम का पार्ट है, हम एक दूसरे पर डिपेंड है और लाइफ को यदि इजीली सर्वाइव करना है तो हमें वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन को भी प्रोटेक्ट करना होगा। तो डेफिनेटली आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, क्या इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में और किस तरह से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।